नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और इस बार मॉनसून ने दस्तक यहां पर काफी जल्दी दी है। काफी सारे रिकॉर्ड्स हमने ब्रेक होते हुए देखे। प्री मॉनसून शावर्स यहां पर पहले से ही शुरू हो चुके थे, तो ऑनसेट जल्दी हुआ, प्रोग्रेस जोरदार है और ऑनसेट भी काफी जोरदार है। यहां से अब इसके क्या मायने हैं एग्रीकल्चर के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव सिराज हुसैन है। सिराज जी नमस्कार। पहले तो आपका रिएक्शन मॉनसून पर ही कैसे देखते हैं जो नंबर्स अब तक हमारे सामने खुले हैं? देखिए, ये तो बड़ी अच्छी खबर है कि मॉनसून वक़्त से थोड़ा पहले आ गया है और इससे ऐसा लगता है कि जो जून की रेंज प्रोजेक्टेड था, जून का रेनफॉल वो शायद अचीव हो जाएगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं ये अच्छी खबर है, हालाँकि इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लोगों को लग रहा है कि ये आ गया तो इससे सारी एग्रीकल्चर बदल जाएगी, तो ऐसी बात नहीं है। सिराज जी, जहाँ तक बुआई के नंबर्स हैं वो भी हमने अब तक जो बनते हुए देखे हैं ऑन द पॉजिटिव साइड है, लेकिन आप कहेंगे बहुत जल्दी है इसके ऊपर, अभी इसके ऊपर भी रिएक्ट करना। जी, देखिए अभी जो फ़ोरकास्ट अगले 7-8 दिन, 10 दिन की आ रही है, वो तो काफ़ी ड्राई वेदर प्रेडिक्ट कर रहा है आईएमडी। हम्म। तो ये हमें नहीं समझना चाहिए कि मानसून वक़्त से पहले आ गया तो सब कुछ नॉर्मल बिहेवियर रहेगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि हमारे जो रिज़र्वॉयर्स हैं साउथ इंडिया के, वो इस मानसून की बारिश से भर जाएँगे। वो एक अच्छी खबर होगी एग्रीकल्चर के लिए। हम्म। सिराज जी, मैं एक रिसेंटली आपका एक पेपर पढ़ रही थी जहां पर डबलिंग फार्मर इनकम के ऊपर आपने लिखा है और कहा गया है कि इतने सालों से हमने इसके बारे में बात जरूर की है, लेकिन शायद 2 या 3 स्टेट्स ही इसको एक्चुअली देख पाई हैं। कैसे देखते हैं आप इसे, और आपको लगता है जिस तरह का काम फिलहाल किया जा रहा है, या फिर ये बिल्कुल स्टेट सब्जेक्ट है, या फिर आपको लगता है जो काम किया जा रहा है उसमें हम और स्टेट्स यहाँ पर कन्वर्ट होता हुआ देखेंगे? ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये स्टेट सब्जेक्ट है तो सेंटर इसके बारे में कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि आप देखें कि पिछले 2 सालों में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ अच्छी हुई है, तो उसमें एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हुआ है, बल्कि इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में घटा है और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है और ग्रोथ भी अच्छी दी है एग्रीकल्चर ने। और अगर 46% हमारे एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से आ रहा है, तो एग्रीकल्चर देश के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आप देखिए, इसमें एक बहुत अच्छी खबर ये है कि अभी पिछले महीने या इसी महीने में क्रिस्पार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए राइस की नई वैराइटीज रिलीज की गई हैं। तो अगर ये नई वैराइटीज क्लाइमेट रेजिस्टेंट हैं, अच्छी यील्ड इनकी होती है, शॉर्टर ड्यूरेशन है, कम पानी लेती हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। तो कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें काम करती रहती है और ये हमें नहीं समझना चाहिए कि स्टेट सब्जेक्ट है तो हम पूरी तरह स्टेट के ऊपर छोड़ देंगे। हम्म। सिराज जी, एक दूसरी चीज़ यहाँ पर इंपोर्ट्स को लेकर है, और जिस तरह के हमने इंपोर्ट्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं, स्पेशली दालों के लिहाज से कैसे देखते हैं आप? काफ़ी सारे किसानों से, इंडस्ट्री ट्रेड से हमारी लगातार बात होती रही है और उन्होंने चीपर इंपोर्ट्स, प्राइसेस बिलो एमएसपी, ये काफ़ी सारी चिंताएं जताई हैं। देखिए, इसके बारे में बहुत बार ये लिखा गया है, एक्सपर्ट्स ने भी लिखा है, हमने भी लिखा है कि गवर्नमेंट को अपनी टैरिफ पॉलिसी के ज़रिए एमएसपी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिससे कि लैंडेड कॉस्ट एमएसपी के नीचे ना हो। अब इसको बहुत फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है, लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का मैनेजमेंट पल्सेस का अच्छा रहा है, क्योंकि प्राइसेस को गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है, वो भी एक ज़रूरी ऑब्जेक्टिव है। हम ये नहीं कह सकते कि वो गैर ज़रूरी है। तो इन दोनों में बैलेंस बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट कोशिश करती है और अगर मॉनसून अच्छा हुआ और इस साल दालों का प्रोडक्शन अच्छा हुआ, अरहर का कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तो हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन भी काबू में रहेगा और गवर्नमेंट ने ये फैसला अच्छा किया है। पहले सिर्फ 25% एक स्टेट के पल्सेस प्रोडक्शन का गवर्नमेंट प्रोक्योर कर सकती थी नेफेड के ज़रिए। अब वो रिस्ट्रिक्शन हटानी है, गवर्नमेंट 25% से ज़्यादा भी प्रोक्योर कर सकती है। तो अगर हम फार्मर्स को एमएसपी दिला सकेंगे, तो मैं समझता हूँ कि फार्मर्स को इंसेंटिव मिलेगा पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। वेल एब्सोल्युटली। आपने इन्फ्लेशन की बात की सिराज जी, और वो हमने लगातार यहाँ पर बेहतर होता हुआ देखा है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने भी कहा है कि काफ़ी कोशिशें की गई हैं टू इंश्योर कि वो वहाँ पर रहे। यहाँ से अब आप कैसे देखते हैं, क्योंकि चाहे गेहूँ एज अ पॉलिसी है, चावल एज अ पॉलिसी है, खाने के तेल हैं, दालें हैं, सभी का मानना है कि मेजर्स यहाँ से और थोड़े से ईज ऑफ कर देने चाहिए। जो वीकली डिस्क्लोजर्स हैं शायद उनको भी हटा देना चाहिए। क्या ये उस तरह का सवाल लगता है आपको? बिल्कुल, हमारा तो ये नज़रिया है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो व्हीट प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, उस बैन को हटाया जाए। जब ये बैन लगाया गया था, तब भी हमने ये कहा था कि व्हीट प्रोडक्ट पे बैन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कुल मिलाकर 3 लाख टन से ज़्यादा व्हीट इस्तेमाल ही नहीं होता है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में।
तो इंडियन कंपनीज ने काफी अच्छा मार्केट क्रिएट किया था मिडल ईस्ट में, यूएस में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में। वो मार्केट हमारी कंपनीज ने किसी हद तक लूज किया है। और ये जो स्टॉक लिमिट्स की रेस्ट्रिक्शंस हैं, डिक्लेरेशंस हैं, इनको भी ईज़ करने की ज़रूरत है। हम्म। सिराज जी, हम यहाँ पर ग्लोबल जो एनालिस्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं एग्रीकल्चर के, उनसे भी बात कर रहे थे। उनका भी मानना है कि इवन एज जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, डॉलर में गिरावट है, टैरिफ कंसर्न्स यहाँ पर हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा असर एग्री और फार्म प्रोडक्ट्स पे इसका आता हुआ नजर नहीं आएगा इस साल में। आपकी क्या सेंस है? हमें लगता है कि सिचुएशन इम्प्रूव होती चली जाएगी, क्योंकि जो यूएस की कोशिशें हैं रशिया और यूक्रेन की वॉर को खत्म कराने की, तो अगर उसमें कामयाबी मिलती है तो सिचुएशन एग्रीकल्चर की और ईज़ हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज से जो एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट हैं वो और ज़्यादा फैसिलिटेट हो जाएँगे। अब ये एक जो टैरिफ वॉर एक यूएस की चल रही है सारी दुनिया से, और उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो एक एलिमेंट अपनी जगह बना हुआ है। उसकी वजह से अनसर्टेनिटी जो आती है वो आती है, मगर अदरवाइज़ कोई ऐसे ग्लोबल क्यूज़ नहीं है कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के दाम बहुत बढ़े। पॉइंट टेकन। सिराज जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। मॉनसून से लेकर और क्या पॉलिसीज होनी चाहिए और क्या प्राइसेस रह सकते हैं, उन सब पर चर्चा भी करने के लिए वेल आगे बढ़ेंगे और बात यहाँ पर दालों को फोकस में ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी हेडलाइंस बनती हुई नजर आई हैं। हमारे साथ आईपीजीए के चेयरमैन बिमल कोठारी हैं। बिमल जी नमस्कार। सबसे पहले आपका भी रिएक्शन मॉनसून और सोइंग के नंबर्स पर ही लेना चाहेंगे। धन्यवाद मनीषा जी। ये तो बहुत अच्छा एक संकेत है कि मॉनसून जल्दी आया है और बहुत अच्छी मात्रा में आया है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है हमारे फ्यूचर क्रॉप्स के लिए। और बुआई की जरूर बुआई अच्छी हो। मेरा ऐसा मानना है कि बुआई बहुत अच्छी होगी, क्योंकि किसानों को एक बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। और चूंकि सरकार ने भी ये आश्वासन दिया कि वो एमएसपी पे सारी दालें खरीदेगी, खासकर जो खरीफ क्रॉप है, तो मैं समझता हूँ कि उत्पादन अच्छा होना चाहिए। बिमल जी, ओवरऑल जो एग्रीकल्चर के नंबर्स या रादर दालों के प्रोडक्शन के नंबर्स निकल के आए हैं, चाहे वो कनाडा है, अर्जेंटीना है, रशिया है, ब्राज़ील है, सभी ऑन द पॉजिटिव साइड हैं। और भारत में भी जैसे आपने कहा बुआई के नंबर्स पॉजिटिव नजर आते हैं, तो ये तो मान के चलें कि 2025 में दालों के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल, मेरा एकदम यही मानना है कि 2025 में दालों के प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जो ग्लोबल सप्लाई अगर हम देखेंगे, अभी ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमने देखा कि जो जितने भी ओरिजिन कंट्रीज है, सब में उत्पादन बहुत अच्छा है। खासकर अगर आप देखें चने का, मसूर का और येलो पीस का। चने की जो ऑस्ट्रेलिया में है लगभग 80% बुआई हो चुकी है, और वहाँ जो अनुमान है कि कम से कम 20 से 25 लाख टन वहाँ उत्पादन होगा। उसी तरह मसूर की भी अभी हार्वेस्ट जो है अगस्त में कनाडा में हो जाएगी और नवंबर में अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होगी। तो वहाँ पे भी जो अभी इंडिकेशन आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई वेदर सिचुएशन कुछ कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, तो वहाँ भी कम से कम 40% से ज्यादा मसूर में इजाफा होगा प्रोडक्शन में। और कनाडा में भी जो नंबर्स हैं लगभग पिछले साल की तरह ही हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप येलो पीस का प्रोडक्शन देखें, तो रशिया में जो 40 लाख टन का लास्ट ईयर प्रोडक्शन था, वो इस बार 45 से 50 लाख टन का अनुमान है। तो दालों की उपलब्धता अगर हम देखें, और आपको और बताऊं, जो खासकर जो हमारे तुअर और उड़द है, अफ्रीका में तुअर का जो उत्पादन का अनुमान है वो इस बार 9 से 10 लाख टन है। नॉर्मली जो 6 से 7 लाख टन होता है। उसी तरह जो उड़द है, म्यांमार में इस बार बहुत अच्छा प्रोडक्शन रहा है। लगभग वहाँ उड़द का प्रोडक्शन 10 लाख टन रहा है। और इस बार ब्राजील जो हमारा एक नया ओरिजिन है, वहां से भी अच्छी खबर आ रही है कि वहां भी लगभग 2 से 2.5 लाख टन का प्रोडक्शन का अनुमान है। तो इस तरह जो हम देख रहे हैं कि दालों की उपलब्धता जो है, सामने के जो सीजन है, सामने खासकर फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए, मुझे नहीं लगता कि उपलब्धता में कोई इशू रहेगा। सरकार ने सारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो 10% ड्यूटी लगा के लगभग खोल दिए हैं। अब हम खाली ये इंतजार कर रहे हैं कि जो 31 मई तक जो येलो पीस का जो एक्सटेंशन की बात चल रही है, उस पर सरकार का क्या फैसला होता है। लेकिन जो उपलब्धता का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूँ, जो प्राइस का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि पूरे साल में दालों में कोई इजाफा रहेगा। या तो दालों के भाव मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आसपास या उससे कम रहेंगे। अगर आप देखें तो अभी सभी दालों के जो भाव है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम है। वेल एब्सोल्युटली। मेरा अगला सवाल पीली मटर पे ही था। 31 मई को क्या लगता है अब यहाँ पर बिमल जी, और आई एम अज्यूमिंग कॉन्वर्सेशन जारी है, 7 एक्सटेंशंस हम यहाँ पर देख चुके हैं, एक 8वें की तैयारी है, या फिर आपको लगता है कि अब यहाँ पर एक चेंज आता हुआ नजर आएगा पॉलिसी में? हम बार बार ये सरकार को कह रहे हैं, आप जो भी निर्णय करें एक लंबा निर्णय करें। ये 2-2 महीने 3-3 महीने का एक्सटेंशन न तो ट्रेड के लिए अच्छा है, न हमारे किसानों के लिए अच्छा है, और न किसी भी कोई भी जो स्टेक होल्डर है किसी के लिए अच्छा नहीं है। इवन ओरिजिन्स के लिए भी अच्छा नहीं है। तो जो भी आप निर्णय ले रहे हैं, आप लंबा लीजिए। अगर आपको एक्सटेंशन करना है तो आप कम से कम साल भर के लिए एक्सटेंशन करें। और लेकिन एक खास बात है, एक्सटेंशन करें भी
तो जो हमने सरकार को रिकमेंड किया है कि आप कम से कम ड्यूटी उतनी लगाएं, जैसा सिराज साहब ने भी कहा है कि जो इंपोर्ट जो है उसका जो मिनिमम लैंडिंग कॉस्ट है वो एमएसपी से कम नहीं होना चाहिए। तो हमने सरकार को कहा कि आप ड्यूटी को डायनेमिक ड्यूटी स्ट्रक्चर रखिए ताकि जो इंपोर्ट हो येलो पीस का वो चने के जो एमएसपी है उसके आसपास होना चाहिए। तो ये सरकार को रिकमेंड दिया है और हम सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। बिमल जी, मैं श्याम नरसारिया जी से बात कर रही थी इसी हफ्ते में यहाँ पर, और आपने उनको लेटर लिखी है, राजस्थान एसोसिएशन ने भी लिखी है, काफ़ी सारी चिट्ठियाँ उनके पास गई हैं और काफ़ी सारे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिले हैं, चाहे वो शिपिंग चार्जेस को लेकर है, ग्रेडिंग को लेकर है, इनवॉइसिंग भी यहाँ पर एक कंसर्न है, डिटेनिंग ऑफ कार्गो भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम फिलहाल म्यांमार के साथ यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि आप दोनों ही बात भी कर रहे हैं इसके ऊपर, अब तक यहाँ पर क्या प्रोग्रेस है? मनीषा जी, देखिए ये ट्रेड इशू है, ये टाइम टू टाइम इस तरह के इशू कई बार क्रॉप अप होते रहते हैं। तो ऐसा कोई सीरियस इशू नहीं है, ये मेरे ख्याल से सॉर्ट आउट हो जाएगा। इस पे बातचीत चल रही है, जो जहां तक क्वालिटी का सवाल है हमने उनके ध्यान में लाया है, और जो शिपिंग कंपनी के इशू है वो भी शिपिंग कंपनी से वो भी बात कर रहे हैं, हम भी इधर बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये मामला जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। फेयर पॉइंट। एक फाइनल सवाल यहाँ पर, और आपको आगे जाकर क्या लगता है किस तरह के प्राइसेस यहीं रहेंगे? आपकी कोशिश है कि एमएसपी के आसपास रहें, लेकिन जिस तरह की स्थिति है क्या रेंज बनता हुआ देखते हैं? कहाँ पर ज्यादा कंसर्न है, कहाँ पर दाल के प्राइसेस ज्यादा गिर सकते हैं? देखिए, अगर आप देखें खासकर दालों में, तुअर में, जैसे मैं तुअर बताता हूँ, तुअर की अब सामने अफ्रीका की क्रॉप आ रही है। तुअर के भाव सरकार ने लगभग 6 लाख टन का प्रोक्योरमेंट कर लिया, उसके बावजूद भी एमएसपी के आसपास या उससे नीचे ही है अभी भी भाव, जो देसी तुअर है। और सामने अफ्रीका में जैसा मैंने बताया 9 से 10 लाख टन की क्रॉप है। तो मुझे, और वहां से अभी ऑलरेडी जो लास्ट ईयर $1000 पर मेट्रिक टन का जो C&F का जो प्राइस आ रहा था जुलाई अगस्त सेगमेंट के, वो अभी $600 हो गए हैं। तो मेरा मानना है कि सामने काफी इसमें भाव में काफी गिरावट आ सकती है, खासकर तुअर के भाव में। उसी तरह मसूर के भी भाव देखिए, मसूर का एमएसपी 67 रुपीज है, जबकि जो लोकल प्राइस है इम्पोर्टेड के वो 58 से 59 रुपए है। और जो हमारी जो डोमेस्टिक क्रॉप है उसके भी भाव 55 से 6000 रुपये लगभग मंडियों में चल रहे हैं। तो अगर आप देखें कि दालों में काफी एमएसपी से काफी नीचे है, इसलिए हमारा सरकार से जो मैंने बार बार अपील कर रहे हैं कि आप डायनेमिक ड्यूटी स्ट्रक्चर रखिए, ताकि इतने कैसा, ठीक है इससे कंज्यूमर को बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, लेकिन आप सभी जो हितधारक है, सभी जो स्टेक होल्डर्स है, उनका भी ध्यान रखिए, खासकर किसानों का। क्योंकि अगर हमारे यहाँ इतने भाव कम हो जाएंगे तो फिर किसान जो है आगे, जो अगर हमारी जो आगे की क्रॉप्स हैं वो, उसको फिर हम जो सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, जो आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा ये जोल्ट होगा, एक बहुत बड़ा ये जो कदम है, ये बहुत उससे वो उसमें काफी नुकसान हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो प्राइस है वो बैलेंस रहना चाहिए, एमएसपी से आसपास रहे तो बिल्कुल ठीक है, वो कंज्यूमर के लिए भी ठीक है और किसानों के लिए भी ठीक है। फेयर पॉइंट दैट। बिमल कोठारी जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया आने के लिए, आपके समय का बहुत धन्यवाद, और जो आपने यहाँ पर सभी कुछ समझाया दालों के बारे में। तो भाव तो इस साल यहाँ पर नहीं बढ़ेंगे, लेकिन एक डायनामिक ड्यूटी स्ट्रक्चर की मांग जो इंडस्ट्री लगातार सरकार के साथ करती आई है, आशा यही है कि वहाँ सरकार उसे सुने और इसे इम्प्लीमेंट भी करे। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे हमारे एक्सपर्ट्स, वो आपको बताएंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। स्वागत है आपका। हमारे साथ अब एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय और पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन है। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले सोने से ही यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं, जहाँ पर 33 के आसपास, $3300 पर आउंस के आसपास के लेवल्स बनते हुए नजर आए हैं। प्रियांक, कैसे देखते हैं ये लेवल्स? क्या बाजार स्टेबलाइज हो रहा है? अगला स्टेप कैसे और कहाँ आएगा? गुड इवनिंग। देखेंगे, अगर आप गोल्ड का जो सेफ हेवन अपील था, जिसमें हमने देखा था कि टैरिफ जब यूएस ने ईयू पे लगाया था तभी एक स्पर्ट देखा था, बट अभी वहां पे न्यूज आ रही है कि थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं या यूएस, तो उसकी वजह से एक हमने प्रेशर आता हुआ देखा है। प्लस जो बॉन्ड मार्केट्स है वो वहां पे भी यील्ड्स थोड़ी बहुत रिट्रीव हुई है, एंड प्लस आज डॉलर इंडेक्स में हमने स्पर्ट ऑन द हायर साइड दिखा है, तो उसका एक कहीं ना कहीं प्रेशर ऑन द डाउन साइड हम गोल्ड के प्राइसेस में देख रहे हैं। अभी स्पॉट गोल्ड 3300 के नीचे ट्रेड कर रहा है। इमीडिएटली एक सपोर्ट दिखता है 3280 का, एक वो क्रूशियल सपोर्ट्स रहेगा। अगर उसके नीचे भी अगर सस्टेन करता है तो हम डीपर कट्स टुवर्ड्स 3250 3230 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है गोल्ड का, मुझे लगता है कि थोड़ा एक बेरिश अंडरटोन रहेगा, तो एक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए ट्रेडर्स को। मनोज जी, कुछ बिकवाली यानी कि सोने में यहाँ पर आ सकती है, लेकिन साथ ही साथ चांदी में अब यहाँ पर क्या सेंस है? आपको लगता है कुछ प्रेशर यहाँ भी बरकरार रहेगा आगे जाते हुए?
नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सोने में जो मुनाफा वसूली देखने को मिली है उसका असर साफ तौर पर चांदी पे भी पड़ता हुआ नजर आया है। लेकिन बीइंग अ इंडस्ट्रियल मेटल हमारा मानना है कि निचले स्तरों पर यहाँ सपोर्ट जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि $33 एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस था जो हमने लास्ट वीक पार होते हुए देखा था। तो हमारा मानना है कि यहाँ अगर थोड़े और डिप्स आते हैं कहीं भी 96,500 से 96,000 के रेंजेस में, तो फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी सिल्वर में लॉन्ग करने की। जब तक कीमतें 94,400 के स्तर के ऊपर बनी हुई है, यहाँ डिप्स में बाई की रणनीति बनाना चाहिए। 98,250 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो वहां तक के लक्ष्य जो है लेकर के चल सकते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ऑफ कोर्स वॉच करना यूएस डेटा इस हफ्ते में, क्योंकि कल यहाँ पर यूएस का फेड मीटिंग मिनट्स जारी होने हैं और फ्राइडे को यूएस का पीसी डेटा है, तो बाजार इन दोनों चीज़ों पर भी यहाँ पर नजर रखता हुआ आएगा। प्रियांक, एक सेंस यहाँ पर डॉलर इंडेक्स पे लेना चाहेंगे, क्योंकि 99 के आसपास के स्तर हैं जिसका कुछ फायदा यहाँ पर कमोडिटीज़ को मिलना चाहिए, लेकिन एज ऑफ ना होता हुआ नहीं देखा। देखिए, डॉलर इंडेक्स में हमने अगर थोड़ा ब्रॉडर ट्रेंड अगर हम देखें तो अनकंडीशनली इट इज ऑन द डाउन ट्रेंड, बट अभी मार्केट काफी ओवरसोल्ड है। तो वहां से मुझे लगता है कि अभी 99.40 है, तो यहाँ से एक बार फिर से हम स्पॉट टुवर्ड्स 100.50 तक एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट टर्म में एक डॉलर इंडेक्स में जो रैली आएगी उसका एक नेगेटिव असर हम कमोडिटी एज अ बास्केट पे देख सकते हैं। तो गोल्ड शायद ज्यादा प्रेशर में रहेगा रिलेटिव टू सिल्वर। अगर हम देखें तो सिल्वर नाइसली पॉइज्ड है। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी अगर देखें तो सिल्वर के फेवर में है। तो जो भी डिप्स आती है गोल्ड में भी अंडरटोन बेरिश रहेगा, बट सिल्वर में डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहनी चाहिए। एक सेंस यहाँ पर मेटल्स की ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी मिक्स कंफ्यूजिंग ट्रेंड्स हैं मनोज जी। क्योंकि एक तरफ यहाँ पर इन्वेंट्रीज बढ़ने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिफिकेशन की डिमांड है, और देन मार्केट्स यहाँ पर चाइना यूएस को भी देख ही रहे हैं। डॉलर इंडेक्स एक और चीज़ है यहाँ पर देखने के लिए। आप कहेंगे क्यूज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक डायरेक्शन शायद मेटल्स यहाँ पर नहीं निकाल पा रहा। बिल्कुल मनीषा जी, डायरेक्शन लेस मार्केट है। पिछले सप्ताह हमने देखा था कि शंघाई वेयरहाउस और एलएमई वेयरहाउस में कॉपर इन्वेंट्री में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि बेहतर आर्बिट्रेज के चलते काफी सारे जो स्टॉक्स हैं वो कॉमेक्स अलाइड वेयरहाउसेस में शिफ्ट हुए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट जो है थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन लेस है। जिस तरह से यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट के जो लगातार ट्वीट्स जो है वो लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो टैरिफ को लेकर के हो या रशिया यूक्रेन सीज फायर को लेकर के हो या यूएस ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर के हो, तो काफी सारी अनिश्चितताएं हैं। तो हमारा मानना है कि ऐसे में मार्केट जो है एक दायरे में बना रह सकता है। यहाँ पे एक्सपायरी भी इस सप्ताह होनी है, तो एक दायरा यहाँ बना रह सकता है। हमारा मानना है कि एक्सपायरी के बाद नेक्स्ट वीक से यहाँ कुछ जो है डायरेक्शन मेटल मार्केट को मिलती हुई नजर आएगी। इसी बीच लेकिन कोई टॉप ट्रेड्स जो आपके दिमाग में आते हो मनोज जी? यहाँ पे जिंक बेहतर लगता है मनीषा जी। जिंक में हमने देखा है कि निचले स्तरों पर काफी जो सपोर्ट जो है वो होल्ड होते हुए दिख रहे हैं। तो जिंक का जो जून वायदा है 255 के स्तर के आसपास आता है, तो वहां लॉन्ग करके चल सकते हैं 253 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य यहाँ पे 261 तक के रखे जा सकते हैं। प्रियांक, जिंक में खरीदारी की राय मनोज जी दे रहे हैं, आपका क्या सेंस है ओवरऑल मेटल्स एज अ सेक्टर में? तो ओवरऑल मेटल्स में मुझे लगता है कि मोर और लेस द व्यू रिमेन द सेम, कि एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। तो एक कोई डायरेक्शनल ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद ही एक डायरेक्शन पकड़ेगा मार्केट। बट नेवरथेलेस मुझे लगता है कि बायस हमें अपसाइड का ही रखना चाहिए, कि ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड ये प्रोबेबिलिटी हाई दिखती है। तो कॉपर में अगर हम देखें तो एक रेंज में चला गया है 850 ऑन द लोअर साइड, 850 845 ऑन द लोअर साइड, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। हायर साइड पे 865 870 एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। तो अगर डिप्स मिलती है तो कॉपर में खरीदना चाहिए ऑन लोअर लेवल्स अराउंड 850 टू 853 के आसपास। 840 के नीचे स्टॉप लॉस रहना चाहिए। अगेन हायर साइड ऑफ द रेंज जो है 865 870 वो लाइकली टारगेट्स रहेंगे। क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी हमने देखा है ऊपरी स्तर यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाए हैं, कुछ मुनाफा वसूली है, लेकिन यहाँ मार्केट्स के लिए ऑफ कोर्स ओपेक की जो मीटिंग है 31 मई को वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। प्रियांक, कैसे रीड कर रहे हैं आप इसे? क्योंकि अब तक जो सेंस है वो यही है कि यूएस की प्रोडक्शन बढ़ रही है, सप्लाई ज़्यादा है और ओपेक मार्केट में और इन्वेंट्री लेकर आएगा।
देखिए, अगर फंडामेंटल्स में देखें तो ऑब्वियसली एक सप्लाई ओवरहैंग है प्राइसेस में, और वो हमें दिख भी रहा है कि प्राइस एक साइडवेज हो गए हैं। 64 WTI में एक रेजिस्टेंस है ऑन द हायर साइड, एंड ऑन द लोअर साइड 60-59 ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये $4 to $5 का एक ब्रॉड रेंज में क्रूड ऑयल का मार्केट चला गया है। तो मुझे लगता है कि और भी ये कंसोलिडेशन यही जोन में फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज रहेगा। अगर M6 में लेवल्स की बात किया जाए तो अराउंड 5400-5500 ऑन द हायर साइड एक लिड है, एंड ऑन द लोअर साइड 5100-5000 एक सपोर्ट का बेस है। तो ये 500 पॉइंट्स में ही मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल का मार्केट फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज रहेगा। तो ट्रेडर्स को यही सलाह रहेगी कि सपोर्ट बैंड पे आता है तो खरीदना चाहिए, रेजिस्टेंस बैंड पे आए तो सेल करना चाहिए। मोर और लेस ये रेंज में ही मैं देखता हूँ क्रूड ऑयल के प्राइसेस फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। ऑलराइट, तो ट्रेडर्स के लिए दोनों तरफ की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, बाइंग एंड सेलिंग दोनों यहाँ पर इस रेंज में किया जा सकता है। वेल जाएं उससे पहले एग्रीकल्चर की बात यहाँ पर कर लेते हैं। मनोज जी, ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर दालों की और ओवरऑल एग्री मॉनसून की तो बात की ही है, लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इस सेक्टर में आप कैसी उभरता हुआ देखते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे अर्ली मानसून और बेहतर मानसून के प्रोजेक्शन के चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ओवरऑल पिटाई जो है होती हुई दिख रही है। ओवरऑल एग्री बास्केट की बात करें तो बावजूद उसके यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो स्पाइस कॉम्प्लेक्स में कोरिएंडर एक अपने सपोर्ट्स लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कहीं रणनीति बनानी हो थोड़ी सी पोजिशनल 1 से 2 सप्ताह के लिए, तो कोरिएंडर का जून कॉन्ट्रैक्ट 7000 के आसपास बेहतर लगता है ओवरऑल एग्री कमोडिटी पेक में। स्टॉप लॉस यहाँ पे 6770 का रखना चाहिए, और लक्ष्य यहाँ पे 7450 तक के रखे जा सकते हैं। ये तो बात हुई यहाँ पर स्पाइसेस की, लेकिन साथ ही साथ अगर दालों की बात की जाए, खाने के तेलों में जहाँ पर हम इंपोर्ट बढ़ता हुआ देख रहे हैं आगे, जो ट्रेड नहीं की जाती एज अ डेरिवेटिव मार्केट, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर क्या सिचुएशन है? दालों में ओवरऑल बैलेंस शीट बेहतर है मनीषा जी, और जिस तरह से यहाँ पे बेहतर मानसून के प्रोजेक्शन है, तो कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि जो एकरेज है वो भी यहाँ पे थोड़ा सुधरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस बार जो ऑयल सीड से स्पेशली सोयाबीन सीड वहां पे एकरेज जो है थोड़ा सा कम रह सकता है, क्योंकि जो प्राइस है वो काफी सबड्यूड रहे थे ड्यूरिंग द ईयर। तो ओवरऑल पल्सेस के लिए हमारा मानना है कि कोई बहुत बड़ी तेजी यहाँ पे आती हुई नजर नहीं आएगी। वहीं अगर हम ऑयल सीड्स की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे सोयाबीन का जो एकरेज है वो थोड़ा घट सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जो है वो थोड़े से इंच अप होते हुए दिख रहे हैं, तो उसका सपोर्ट भारतीय बाजारों में मिलेगा। लेकिन हमारा मानना है कि इस बार यहाँ पे कॉर्न का जो एकरेज है खरीफ में वो रिकॉर्ड रह सकता है। तो काफ़ी सारे ट्रेंड्स यहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स में हैं, काफ़ी सारे क्यूज भी यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहे हैं, और इसी बीच किस तरह से करें कारोबार वो हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया ही है। प्रियांक, मनोज जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ इस समय इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।